3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स, 3 साउंड वेव्स है, तीनों की एम्पलीट्यूड समान है। हैव फ्रीक्वेंसीज n-1, n+1। उन तीनों की फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी n-1, दूसरे की n और तीसरे की n+1। इसमें आप देखेंगे बेटा तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है, 1 है। दूसरे में से पहले की फ्रीक्वेंसी माइनस करो बर, मतलब n-1 करोगे तो +1 आएगी। इसी प्रकार से तीसरे में से दूसरे की फ्रीक्वेंसी माइनस करो बर, n+1 -n कितनी आएगी, +1 आएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस +1 है। अब दे सुपर इम्पोज टू गिव बिट्स, उनको क्या किया, सुपर इम्पोज किया। क्या किया, सुपर इम्पोज किया, यानी उनकी क्रॉसिंग की। तो द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी, तो पर सेकंड कितनी बिट्स तैयार होती है ये हमें पूछा है। देखो आंसर वही, जो क्वेश्चन है वही हमें आंसर दे रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी यानी दो वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दो वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। और अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आया, +1, वही उसका आंसर आता है। लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी फाइंड करके बताता हूँ, और ये बीट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, बीट्स कैसे फॉर्म होती है, ये भी कंसेप्ट बताता हूँ। तो प्रॉब्लम का आंसर बताने के पहले सुनो, बीट्स 2 साउंड वेव्स, क्या रे बाबू रे, 2 साउंड वेव से बीट्स तैयार होती है। कैसे तैयार होती है बरोबर समझ लो। एक बेटा पहली साउंड वेव, एक पहली साउंड वेव ट्रैवल हो रही है। अभी फिगर को आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको 8 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और फिर हर किसी के 4 पार्ट्स, ये 4 और इसके भी 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अच्छा, ये प्लस x एक्सिस और ये प्लस y एक्सिस। हाँ, तो पहली वेव रे बाबू, देखो पहली वेव, हाँ बरोबर ध्यान दो, पहली वेव बेटा ये ट्रैवल हो रही है, पहली साउंड वेव ये ट्रैवल हुई, पहली साउंड वेव ट्रैवल हुई। अच्छा, ये फर्स्ट रे बाबू। फिर दूसरी बेटा ट्रैवल हुई, दूसरी देखो, दूसरी ट्रैवल हुई, ये वाली दूसरी। ये दूसरी वेव ट्रैवल हुई, वही प्लस x एक्सिस, दूसरी वेव ट्रैवल हुई। अच्छा, तो इन दोनों से बेटा एक तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव तैयार होती है बेटा, एक तीसरी वेव, ये दूसरी हो गई। हाँ, तो इनसे एक तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव तैयार होती है, तीसरी वेव। तो ये पहली वाली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, दूसरी वाली भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। दो वेव, दोनों की एम्पलीट्यूड समान, दोनों की एम्पलीट्यूड समान। एम्पलीट्यूड ये होती है बेटा, ये वाली, ये एम्पलीट्यूड दिस या दिस, ये एम्पलीट्यूड पहली की, दूसरी की भी वही बेटा। दोनों की एम्पलीट्यूड, दोनों वेव की एम्पलीट्यूड समान होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। सर फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो मान लो पहली वेव जो है 1 सेकंड में, जैसी एक वेव, ये दूसरी वेव, ऐसी मान लो ये 1 सेकंड में मान लो 10 वेव्स तैयार करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10। और दूसरी जो है ये मान लो उससे एक ज़्यादा या 2 ज़्यादा वेव्स तैयार कर रही है पर सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो एक तो 11 या 12 है, इसकी कितनी मान लो 10 और इसकी 11 या 12। क्लियर? हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा n1 और इसकी फ्रीक्वेंसी n2।
तो वेरी सिंपल बेटा, जब दो साउंड वेव्स एक ही दिशा में ट्रैवल होती है, एक ही दिशा में ट्रैवल होती है, पहली बात। दूसरी, दोनों की एम्पलीट्यूड समान होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो जो तीसरी वेव तैयार होती है वो होती है बीट वेव। क्या? रिजल्टेंट वेव जो तैयार होती है वो कौन सी होती है? बीट वेव। तो तीसरी वेव बेटा ये होती है रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव, इसी को बोला जाता है बीट वेव। और ये भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही होती है। तो तीसरी वेव जो तैयार होती है बेटा, वो बरोबर समझ लो, तीसरी वेव जो तैयार होती है, हाँ, ये कंसेप्ट बेटा आपके अभी बोर्ड में भी आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही मैं बताने वाला हूँ। तो तीसरी वेव जो तैयार होती है, बरोबर ध्यान दो, तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव यानी बीट वेव जो तैयार होती है, हाँ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि तीसरी वेव जो तैयार होती है। तो ये देखो बेटा, थर्ड वेव, थर्ड वेव जो तैयार हो रही है, थर्ड वेव जो तैयार हो रही है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। थर्ड वेव जो तैयार हो रही है, हाँ, ये और बरोबर ध्यान दो, फिगर को बरोबर प्रॉपर वे से ड्रॉ करने के लिए 8 हमने बॉक्सेस बनाए। तो रिजल्टेंट वेव बेटा ये तैयार होती है, ये इधर से ये वाली वेव और ये दूसरी वेव, तो ये रिजल्टेंट वेव बनी बेटा, ये रिजल्टेंट वेव बनी। ये स्टेशनरी नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव यानी बीट की वेव है। और ये कैसी तैयार होती है? तो ये ऐसी इस प्रकार से तैयार होती है, लेकिन एक्चुअली जो वेव है वो बरोबर ध्यान दो, वो ये रहती है वेव, दिस। तो ये जो आप वेव देख रहे हो बेटा, धीसा, ये जो वेव देख रहे हो ये वाली, ये है वो बीटा वेव बेटा, ये है बीटा वेव। ये देखो बरोबर ध्यान दो, ये वाली जो वेव है बेटा, ये जो वेव है ये है बीटा की वेव, ये है बीट की वेव। अभी हम एंट्रांस में पढ़ रहे हैं बोर्ड में, तो पूरा डिटेल में A to Z बताऊंगा। तो ये जो वेव आपको दिख रही बेटा, ये वेव, ये है बीट वेव, बीट वेव है ये वाली बीट वेव। तो ये बीट वेव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेटा NB, NB यानी बीट फ्रीक्वेंसी, और ये होती है N1 माइनस N2, N1 माइनस N2। अगर N1 बड़ी है N2 से तो NB इक्वल टू N1 माइनस N2। जैसे N1 की फ्रीक्वेंसी उदाहरण के लिए हमने ली 10 हर्ट्स और N2 उदाहरण के लिए मान लो हमने ली 8 हर्ट्स, तो फिर N1 माइनस N2, तो ये डिफरेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको बोला जाता है बीटा फ्रीक्वेंसी। N यानी फ्रीक्वेंसी, B यानी बीटा, बीटा फ्रीक्वेंसी N1 माइनस N2। आपका प्रश्न हो सकता है सर अगर N2 बढ़ी रही N1 से, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लो N1 है 12 या 11 या 13, तो ये N2 माइनस N1 बीट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी फिर बेटा N2 माइनस N1, जो बड़ी है वो पहली। तो अगर N1 बड़ी है N2 से तो NB इक्वल टू N1 माइनस N2, अगर N2 बड़ा है तो NB इक्वल टू N2 माइनस N1। ये बेटा होती है बीटा फ्रीक्वेंसी, ये बीटा वेव। तो बताओ फिर से, बीट फॉर्म होने के लिए, बीट का फॉर्मेशन होने के लिए क्या होनी चाहिए? दो साउंड वेव्स होनी चाहिए, एक ही दिशा में ट्रैवल होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो मिलती है बीट वेव। और ये बीट की फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू ये दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। हाँ, तो ये होगी बेटा बीट फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। तो वही तो हमें वहाँ पूछा है कि सर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी, तो आंसर तो वही से मिल गया कि सर हमें 3 वेव दी है। कितनी वेव दी है? 3 वेव दी है। तो हमें उसकी बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते वक्त दूसरी माइनस पहली की फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की, कितनी आई? 1। या तीसरी माइनस दूसरी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? तब भी +1। तो बीट फ्रीक्वेंसी बेटा 1। लेकिन अभी ये आंसर तो मिल गया, कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? ऑप्शन बी। लेकिन अभी इसका एक फार्मूला है, तो फार्मूले से भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, तो बरोबर ध्यान दो। यस, तो इसमें बेटा हमारे पास बीट के लिए कंसेप्ट है, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वही हैव, हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है एन पी इक्वल टू एन वन प्लस पी माइनस 1 इंटू एन बी। एन बी यानी अभी बताया बीट फ्रीक्वेंसी, और हमें अभी यहाँ एन बी ही फाइंड करना है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे टर्म्स है, सर ये एन पी कौन है, ये एन वन कौन है, एन बी यानी तो बताया बीट फ्रीक्वेंसी है। क्लियर क्या? हाँ, तो यहाँ बेटा मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वेयर यानी इस फार्मूले में ये एन पी कौन है, फिर एन वन कौन है, फिर एन बी कौन है। तो एन पी बेटा, एन पी ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ साउंड वेव, पी नंबर की साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। तो फिर एन वन सर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट साउंड वेव, और एन बी यानी सर बीटा फ्रीक्वेंसी। और सर ये पी यानी वो ये है पीथ साउंड वेव, ये पी यानी पीथ साउंड वेव, और एन पी यानी उस पीथ साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। यस, ओके। तो सर अभी इस फार्मूले से हमें वो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है। बिल्कुल। तो बेटा अभी मुझे बताओ वहाँ पे कितनी साउंड वेव्स आपको दी है, ये बताओ। तो सर 3 दी है, तो जहाँ जहाँ आपको P दिख रहा है वहाँ वहाँ रखो 3। तो देखो यहाँ मेंशन करेंगे कि हेयर 3 साउंड वेव्स आर गिवन। यस, देयरफॉर P इक्वल टू, अभी आप 3 रखो, जहाँ जहाँ P है वहाँ 3 रखो। सो देयरफॉर n3 इक्वल टू एन वन, पी की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू एन बी। एन बी हमें बेटा फाइंड करना है, एन बी हमें फाइंड करना है। तो बेटा ये एन थ्री इक्वल टू एन वन, 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू एन बी। एन थ्री यानी फ्रीक्वेंसी तीसरे की, अरे वो दिए ना, ये लगे तो मैं यहाँ साइड वर्क में बता देता हूँ, साइड वर्क में बता देता हूँ। पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पहली है तो सर एन वन, दूसरे की फ्रीक्वेंसी सर दूसरी है तो एन टू, तीसरे की सर तीसरी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एन थ्री। तो पहले की क्या दी है रे बाबू, बोलो बरा, सर एन माइनस 1, दूसरे की सर एन, और तीसरे की एन प्लस 1 दी है। हाँ या दी है कि नहीं? हाँ, तो फिर एन थ्री, हाँ सर एन थ्री एन प्लस 1, एन वन सर ये एन माइनस 1, और ये सर 2 इंटू एन बी जैसे थे। अब सर हमें एन बी फाइंड करना है, हाँ तो ये 2 एन बी वैसा ही रखो और ये सब इधर लेके आओ। तो सर ये एन प्लस 1 जैसे थे, ये एन इधर लाया तो माइनस एन, ये माइनस 1 इधर लाया तो प्लस 1, एन माइनस एन कैंसल सर, 1 प्लस 1 यानी 2, और ये 2 एन बी लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, या 2 यहाँ पहले कैंसिल हो जाता है तो 1 इक्वल टू एन बी लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर एन बी इक्वल टू 1 बीट फ्रीक्वेंसी जो है एन बी इक्वल टू 1 हर्ट्स। ये आ गया बेटा आंसर। ऑप्शन कौन सा है रे बाबू? वो
ऑप्शन है बी। तो देखो हमने पहले लॉजिकली भी आंसर फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? ये यही से सर बीट फ्रीक्वेंसी, ये देखो यही से, हाँ यही से पहले, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही से सर एन बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो सर ये एन वन माइनस एन टू, जो बड़ा है वो बोला, एन वन माइनस एन टू या एन टू माइनस एन वन। तो सर अभी यहाँ एन वन छोटा है, एन माइनस वन है और एन टू बड़ा है, एन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ फिर आएगा एन टू माइनस एन वन। हाँ तो यही से मिल जाता है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सर एन टू है एन माइनस एन वन है सर एन माइनस वन। हाँ तो एन, ये माइनस एन, माइनस माइनस प्लस वन, तो एन माइनस एन कैंसल सर, तो ये एन भी आ गया वन, और तो यही तो आ गया। क्लियर क्या? यस, तो ये एन बी इक्वल टू वन आ गया। क्लियर? या तीसरा माइनस दूसरा करोगे तब भी वही आएगा। देखो तीसरा माइनस दूसरा, तो एन बी इक्वल टू एन थ्री माइनस एन टू, तो एन थ्री कितना है सर एन प्लस वन, माइनस एन टू कितना है एन, तो ये एन माइनस एन कैंसिल, तो ये भी एन बी इक्वल टू देखो फिर से वन ही आ गया, है ना। ये हो गया बेटा लॉजिकल आंसर डायरेक्टली प्रॉब्लम देख के, और फार्मूले से आंसर भी वही आता है, ये मैंने बताया, और पूरा बीट्स का कंसेप्ट बताया। फिर से मुझे बीट का कंसेप्ट बताओ। ये बोर्ड के इसमें टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, तो मैं अभी से बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो कि सर एक पहली साउंड वेव, एक दूसरी साउंड वेव, दो साउंड वेव है सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों का अगर सुपर पोजिशन होता है यानी दोनों क्रॉसिंग होती है, दोनों की दोनों अगर क्रॉसिंग होती है तो तैयार होने वाली वेव जो है वो बीट वेव होती है, और बीट वेव ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही रहती है। तो ये दो वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की तीन बातें इंपॉर्टेंट है बाबू। पहली तो दोनों वेव ने एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए पहली, दूसरी बेटा इनकी एम्पलीट्यूड समान होनी चाहिए, और तीसरी बात फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो बीट वेव होती है, और बीट वेव ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही होती है। दो वेव बेटा आपस में जब टकराती है तो अलग अलग प्रकार की वेव्स तैयार होती है। उसमें से हमने एक प्रकार देखा स्टेशनरी वेव। क्या देखा बेटा? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में क्या होती है, एक वेव इधर से जाती है, दूसरी उधर से आती है, तो तैयार होने वाली वेव कौन सी रहती है, स्टेशनरी। लेकिन दो वेव एक ही दिशा में जाए, उनकी एम्पलीट्यूड सेम हो और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो स्टेशनरी वेव तैयार नहीं होती। तो क्या तैयार होती है? तो तैयार होती है बेटा बीट वेव तैयार होती है। और बीट वेव बेटा ये वाली, ये जो देख रहे हैं, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए है, इसकी एम्पलीट्यूड ए है, तो बीट वेव की जो एम्पलीट्यूड है ना बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देखेंगे, और आपको यहाँ ये भी दिखाई देगा कि भाई सर ने यहाँ तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहाँ भी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहाँ पे 5 हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ली? क्योंकि बेटा ये देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, सेंटर पे कितनी रहती है, और एंड पे कितनी है ये ए प्लस ए, और यहाँ पे बेटा माइनस ए। क्लियर कह रहे बाबू? यहाँ पे भी ये सेंटर पे 0, ये प्लस ए एम्पलीट्यूड, और ये माइनस ए। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा ये 0 और ये रहती है प्लस 2a, यानी इस एम्पलीट्यूड से डबल होती है बेटा प्लस 2a। तो ये 0, ये प्लस ए, और ये प्लस 2a, ये 0, ये माइनस है, और ये बेटा माइनस ट्वाइस है। तो इसकी जो बीट वेव की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है इससे डबल रहती है। मतलब ये अगर ए एम्पलीट्यूड है तो इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये ट्वाइस ए रहती है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है बेटा यहाँ पे वो 0 रहती है। तो मैक्सिमम ट्वाइस है। अब गए तो ये प्लस 2a, डाउन आए तो माइनस 2a, और मिनिमम एम्पलीट्यूड 0। फिर से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम। अब कंसेप्ट बता ही रहा तो बता देता हूँ। जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है बेटा, क्या बेटा, हाँ, तो उसको बोला जाता है वैक्सिंग। तो यहाँ पे बेटा साउंड बड़ा सुनाई देता है। एम्पलीट्यूड दिख रही है बेटा, ये एम्पलीट्यूड जिसकी ज़्यादा साउंड की, उसकी साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा। सर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का क्या है एक दूसरे से रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है बेटा। रिलेशन क्या है ये बेटा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी रे बाबू, इंटेंसिटी रहेगी, और जितनी कम एम्पलीट्यूड रहेगी उतनी कम इंटेंसिटी रहेगी साउंड की। जैसे ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे आवाज़ की इंटेंसिटी है, मैं इससे छोटा भी बोल सकता हूँ, कम आवाज़ में बोल सकता हूँ, या इससे बड़े आवाज़ में भी बोल सकता हूँ, है या ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ बेटा अगर एम्पलीट्यूड ए है इसकी भी तो बीट वेव की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वे डबल हो जाती है, मतलब ए प्लस ए ट्वाइस है। तो सर जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा वैक्सिंग। क्या बोला जाता है, वैक्सिंग। वैक्सिंग यानी मैक्सिमम साउंड, क्या रे बाबू। और सर जहाँ पे ये यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे तो ये मैक्सिमम और ये यहाँ पे सर मिनिमम, तो मिनिमम साउंड को बोला जाता है वैनिंग। क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है वैनिंग। वैनिंग यानी मिनिमम साउंड, क्या रे बाबू। तो आप देखेंगे वैक्सिंग वैनिंग मतलब मैक्सिमम साउंड और यहाँ मिनिमम साउंड। फिर से यहाँ पे वैक्सिंग और ये वैनिंग, फिर यहाँ पे वैक्सिंग, यहाँ पे वैनिंग, फिर यहाँ पे वैक्सिंग, यहाँ पे वैनिंग, फिर यहाँ पे वैक्सिंग। क्लियर क्या, हाँ। और यहाँ से फिर बेटा वो बीट का कंसेप्ट जो कि मैं आपको बोर्ड के इसमें कल बताने जा रहा हूँ कि वैक्सिंग क्या होती है, वैनिंग क्या होती है, उसके बाद में उसका बीट का पीरियड क्या होता है, बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी बातें मैं फिर बाद में आपको बताने वाला हूँ। अभी ये इन्फॉर्मेशन के लिए ख्याल में रखो, जो हमें पूछा था एमसीक्यू, तो उसके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात कि क्या फार्मूला, ये फार्मूला कभी मत भूलना बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी का। बोलो बर ये फार्मूला क्या है, NP इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB, NP इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB। यहाँ चार टर्म आता है सर। NP यानी क्या, ये बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ पिथ साउंड वेव, N1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट साउंड वेव, NB यानी बीट फ्रीक्वेंसी, और P यानी पिथ साउंड वेव, पहला साउंड वेव, दूसरा साउंड वेव, तीसरा साउंड वेव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, 80वां, 90वां, 100वां, 200वां, 500वां। क्लियर क्या। तो अभी सामने के प्रॉब्लम में अभी यहाँ साउंड वेव है, अब इसके जगह ट्यूनिंग फोर्स दिए जाते बेटा। क्या दिए जाते रे बाबू, ट्यूनिंग फोर्स। तो ट्यूनिंग फोर्स का भी काम क्या है सर, साउंड वेव ही निकालना है। ये स्टेम है, ऐसा होल्ड करना, ये प्रॉन्ग्स, एक रबर, मैंने बोला एक रॉड होता है, रॉड पे क्या रहता है, रबर कॉर्क। तो ये स्टेम यानी हैंडल हाथ में लिया और दो में से एक प्रॉन्ग को ऐसा जस्ट टच किया, ऐसा स्ट्राइक किया धीरे से, तो वहाँ से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो साउंड वेव ही निकली ना, किससे, ट्यूनिंग फोर्क से। तो सारे प्रॉब्लम्स फिर ट्यूनिंग फोर्क के आधार पे ही पूछे जाते हैं, इसके ऊपर, बीट्स के ऊपर। ये प्रॉब्लम जो है, यहाँ आप बोलेंगे सर ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ट्यूनिंग फोर्क उन्होंने नहीं बोला, लेकिन साउंड वेव है ना, ट्यूनिंग फोर्क से भी क्या निकलती है सर, साउंड वेव ही निकलती है। तो सीधी साउंड वेव दी जाए या फिर साउंड वेव की जगह ट्यूनिंग फोर्क दिया जाए, एक ही बात है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क से भी तो क्या निकलता है सर, साउंड वेव ही तो निकलती है। तो सर पहला ट्यूनिंग फोर्क, तो सर पहली साउंड वेव, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क, तो सर दूसरी साउंड वेव, तीसरा ट्यूनिंग फोर्क, तो सर तीसरी साउंड वेव, चौथा ट्यूनिंग फोर्क, तो सर चौथी साउंड वेव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सर 10वां ट्यूनिंग फोर्क, 10वीं साउंड वेव, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सर 20वां ट्यूनिंग फोर्क, अरे 20वीं साउंड वेव। क्लियर कह रहे बाबू। हाँ, अभी सामने के प्रॉब्लम्स इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो बेटा ये कंसेप्ट बरोबर ध्यान दो, दोनों प्रकार से इसका आंसर बताया। एक पहले लॉजिकल वे से फट से आंसर मिल गया हमें बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए, और दूसरा बेटा ये फार्मूला NP इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB। क्लियर रे बाबू, क्लियर। चलो बरोबर लिखो, 56 ट्यूनिंग फोर्स। कितने रे बाबू, 56 ट्यूनिंग फोर्स। ट्यूनिंग फोर्स यानी ही ट्यूनिंग फोर्स से निकलने वाले साउंड वेव्स। हाँ,
आर सो अरेंज इन सीरीज। 56 ट्यूनिंग फोर्स को ऐसे सीरीज में अरेंज किया, सीरीज में यानी एक के बाद एक, दैट ईच 4 गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द प्रीवियस वन। तो हर ट्यूनिंग फोर उसके पहले ट्यूनिंग फोर के साथ 4 बीट्स तैयार करता है, यानी हर ट्यूनिंग फोर की साउंड वेव जो तैयार हो रही है वो उसके पहले ट्यूनिंग फोर के साउंड वेव से फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना मेंटेन किया है 4 का। और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यानी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट के कंसेप्ट में। हाँ, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। ये कंडीशन दी है कि भाई जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क है 56 नंबर वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क इज, पहले फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी ये पूछा है। अब मैं पहले फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन बाबू रे आप मुझे कोई भी पूछ लो, कोई भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, सर 1 से 56 तक ट्यूनिंग फोर्क है ना, हाँ आप कोई भी पूछ लो वो भी बता दूंगा मैं। 5वें नंबर का ट्यूनिंग फोर्क, 10वें नंबर का, 25वें नंबर का, 35वें नंबर का, 40वें नंबर का, 50वें नंबर का, 51 नंबर का, 55 नंबर का, कोई भी पूछ लो। लास्ट वाला 56 वाला और पहला वाला वो तो पूछा है, वो तो बताता ही हूँ। तो सारे के सारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो ये देखो 56 का ट्यूनिंग फोर्क, तो ये सर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ट्यूनिंग फोर्क, और ऐसे करते करते सर ये वाला कौन सा रे, 56 वाला है ना, लास्ट वाला चेक कर लो कौन से नंबर का है वो, तो सर 56। अब जाहिर सी बात है पहले वाले की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे की n2, तीसरे की n3, ऐसे करते करते इसकी वाली n56, ये ट्यूनिंग फोर्क पहले वाले की फ्रीक्वेंसी n1, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी n1 यानी पहला वाला जब स्ट्रक किया और यहाँ रखा तो उससे क्या निकलेगी रे बाबू, साउंड वेव। अरे उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी n1, सर इसी प्रकार से इसकी n2, इसी प्रकार से इसकी n3, और ऐसे करते करते इसकी n56। यस सर, अभी फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया है मैंने पिछले MCQ में। क्या फार्मूला है बाबू, तो सर वही है हमारे पास फार्मूला है NP इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB, NP इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB। NP यानी पीथ साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, या सादी भाषा में पीथ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। N1 पीथ N1 यानी सर पहले वाली की ट्यूनिंग, पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी या पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। NB यानी सर बीट फ्रीक्वेंसी, ये सर दूसरा माइनस पहला, N2 माइनस N1, या सर N3 माइनस N2, या N4 माइनस N3, या N5 माइनस N4, या N6 माइनस N5, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। और P यानी तो बताया वो P नंबर का ट्यूनिंग फोर्क या P नंबर की साउंड वेव जो ट्यूनिंग फोर्क निकालेगा। यस, तो बाबू रे अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दी है, तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ जानबूझ के 56 लिखेंगे, वो लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क। हाँ, तो P इक्वल टू वो 56 लास्ट वाला जो है वो रखेंगे, P की वैल्यू 56 रखो इसमें। सो देयरफॉर n56 इक्वल टू n1 प्लस P की वैल्यू 56 माइनस 1 इंटू NB। अच्छा, NB की वैल्यू बीट फ्रीक्वेंसी हमें दी है, कितनी दी है रे बाबू बोलो बरा, 4 दी है। तो इधर साइड वर्क में बीट फ्रीक्वेंसी NB ये दी है हमें 4, आप चेक कर लो लगे तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें दी है 4 हर्ट्स। 4 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्स। हाँ, यस सर, तो n56 इक्वल टू n1 प्लस 56 माइनस 1 यानी 55 इंटू 4।
तो यन 56 इक्वल टू n1 प्लस कितना आएगा रे बाबू 55 इंटू 4 यानी सर ये 220 आ गया। हाँ सर हमें तो n1 फाइंड करनी है, n 56 वो भी दिए बेटा, साइड वर्क में लिखेंगे n 56 ये ट्रिपल है n1 से, ये कंडीशन हमें दी है। लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी यानी लास्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क के साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ये पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से 3 गुना ज़्यादा है। n 56 इक्वल टू थ्राइस n1 ये हमें दिया हुआ है। तो n 56 के जगह 3n1 यस सर इक्वल टू n1 प्लस 220, वैसे ही n1 के टर्म एक तरफ करो 3n1, वैसे ही ये माइनस n1 इक्वल टू 220, तो ये रह गया 2n1 इक्वल टू 220। सो n1 इक्वल टू 220 अपॉन 2, सो n1 इक्वल टू क्या आ गया 110 हर्ट्स। यही है पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। और कौन सा आंसर हुआ रे बाबू बोलो बरा मुझे अभी। ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब हो गया ये आंसर, लेकिन मैं प्रॉब्लम को यही ख़त्म नहीं करूँगा। अब आप बोलेंगे सर पहले वाले की फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 110 हर्ट्ज, ओके। अब सर हम जो भी ट्यूनिंग फोर्क बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देंगे। हाँ तो सर लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दो, वो तो कंडीशन दी है। लास्ट वाले के फ्रीक्वेंसी क्या है बाबू n 56 इक्वल टू, हाँ तो ये अभी एक्स्ट्रा की बातें जो पूछी नहीं है, आंसर तो मिल गया, ये एक्स्ट्रा की बातें जो अलग अलग एमसीक्यू में पूछी जाएगी, तो मैं अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ, इसी में क्लियर कर देता हूँ। तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट यानी कौन रे बाबा रे वो 56th ट्यूनिंग फोर्क, सादे शब्दों में फोर्क बोला जाता है, हमेशा ट्यूनिंग फोर्क नहीं बोला जाता, सादे इसमें फोर्क। हाँ एज, हाँ बोलो। तो n 56 इक्वल टू, सर वो तो कंडीशन दिए हमें 3 इंटू n1, तो 3 और n1 तो सर हमारे पास है 110, सही बात है, तो ये आ गई 330 हर्ट्ज। हाँ ये आंसर लिखा है, आंसर पूछा नहीं है लेकिन, हाँ तो ये आ गई, यस सर लास्ट वाले की आ गई। अब सर हमें 10वें वाले की बताओ, 10वां जो ट्यूनिंग फोर्क आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। तो यही फार्मूला बेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ रखो 10 10 रखो। फिर तो ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th ट्यूनिंग फोर्क इज, ये फार्मूला रे बाबू। तो n पी के जगह 10 इक्वल टू n1 प्लस पी के जगह 10 माइनस 1 इंटू एन बी पहले से ही मालूम है रे बाबू, एन बी है 4, यस सर। तो n10 इक्वल टू n1 इसकी वैल्यू मालूम है 110, यस सर। 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू 4, तो n10 इक्वल टू 110, 9 4 36, तो n10 इक्वल टू कितना हुआ रे 146 हर्ट्स, यस सर 10वें की भी मिला दी। अब आप बोलो कोई भी नंबर, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताता हूँ। बोलो आप कोई भी 56 तक हमें दिए हुए है इस रेंज में कोई भी, हाँ बोलो बाबू रे कौन सा नंबर 37, ओके 37। तो देखो बेटा ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 37th ट्यूनिंग फोर्क इज, तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ रखो 37, तो n 37 इक्वल टू n1 प्लस
पी की वैल्यू 37 माइनस 1, एन भी तो 4 1 ये हमारे पास है बेटा 110 प्लस 31 माइनस 1 यानी 36 इंटू 4, तो 110 प्लस 36 इंटू 4 करो, बताओ मुझे 36 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 लिया 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 4, ये 144, तो ये कितना आएगा बेटा 254 हर्ट्स। ये आंसर मिल जाएगा बेटा यन 37 का। देखो बाबू ये लास्ट वाला बता, पहला वाला तो पूछा था फ्रीक्वेंसी, पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वो तो मिला ली हमने 110, आंसर भी मिल गया वो हमें डी। अब वो लास्ट वाला 10वां वाला 37 वाला, अरे कोई भी ले लो, किसी भी की इसकी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हो, किसी की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। इस फार्मूले में बस वो पी की वैल्यू वो नंबर डाल देना जो आपको चाहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20वीं की चाहिए तो पी की वैल्यू 20 20, 30वां चाहिए तो पी की वैल्यू 30 30, तो सारे के सारे इसकी आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये है रे बाबू बीट का कंसेप्ट, बीट का फॉर्मूला, और इसी फार्मूले के ऊपर अलग अलग लेवल के इंजीनियरिंग और मेडिकल के बड़ी बड़ी एग्जाम में सवाल पूछे जाते, एमसीक्यू पूछे जाते। अब कोई ऐसा प्रॉब्लम एमसीक्यू नहीं रहेगा जो आपके कंट्रोल में ना हो, हर कोई एमसीक्यू इससे रिलेटेड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्या रे बाबू? यस यस। The frequency of tuning fork A and B are respectively 3% more and 2% less than the frequency of tuning fork C. A और B दो ट्यूनिंग फोर्क दिए हैं, तीसरा C ट्यूनिंग फोर्क दिया है, और तीसरे ट्यूनिंग फोर्क से पहले वाला जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी 3% ज़्यादा है, और दूसरा जो है बी वाला उसकी फ्रीक्वेंसी सी से मतलब तीसरे से 2% कम है, लेस। When A and B are simultaneously excited, जब ए और बी साइमल्टेनियसली एक्साइटेड किए मतलब एक साथ उनको साउंडेड किया, तो 5 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस। कितनी बीट्स तैयार होती है? 5 बीट्स पर सेकंड। जितनी बीट्स पर सेकंड तैयार होती है उसी को बोला जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो क्या होती है बीट फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। हर सेकंड में जितनी बीट्स सुनाई देती है उस बीट्स को, प्रति सेकंड जितनी बीट सुनाई देती है उस बीट्स को बोला जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो हमें पूछा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क ए इन हर्ट्ज इज, तो ए की फ्रीक्वेंसी, ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या? अब सुनो, ए की फ्रीक्वेंसी पूछी है, मैं आपको ए की फ्रीक्वेंसी भी बताता हूँ, बी की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करके बताता हूँ, और सी की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताता हूँ। सभी के सभी की पूछा है ए की सिर्फ, तो अब बरोबर ध्यान दो। तो भाई मान लो तीसरा ट्यूनिंग फोर्क यानी सी ट्यूनिंग फोर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेंगे यन। तो देखो, लेट यन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क सी। तो देयरफॉर ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ये क्या होगी?
तो सर जो सी की फ्रीक्वेंसी है यन, उसमें 3% ज़्यादा है सर, तो एन ए इक्वल टू ये यन प्लस 3% ऑफ यन, ये रहेगी। हाँ 3% से ज़्यादा, मतलब अगर सी को हमने यन लिया यानी 100% लिया तो यानी 100 प्लस 3 103% रहेगा, 103% रहेगा। तो ये यन यानी 100% प्लस 3% ऑफ यन, यस। और बी की कितनी रहेगी रे, यन बी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फोर्क, तो वो रहेगी बाबू रे सी की जो फ्रीक्वेंसी है यन माइनस 2% ऑफ यन। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि लेस है बोल रहा है। तो सी की फ्रीक्वेंसी यन यानी अगर हमने 100% ली तो 100 माइनस 2 98%, कितने रे बाबू 98%। हाँ तो यानी ए की फ्रीक्वेंसी, ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, ये सी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी यन प्लस और 3% ज़्यादा, इसलिए प्लस 3% ऑफ यन। और एन बी के इसमें जो सी की फ्रीक्वेंसी है यन वो तो है माइनस 2% ऑफ यन, 2% लेस, यस सर। तो ये यन प्लस 3%, 3% का मतलब होता है अपॉन 100 ऑफ एन ए इंटू और ये यन, यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 इंटू यन यानी 100 यन, ये 3 यन अपॉन ये 100 यन प्लस 3 यन यानी 103 यन अपॉन 100, ये यने आ गया यने। इसी प्रकार से यन बी सर, यन वैसा ही 2%, तो 2% यानी अपॉन 100 ऑफ यानी इंटू और ये यन, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100 यन माइनस 2 यन अपॉन 100 यन माइनस 2 यन यानी 98 यन अपॉन 100, ये यन बी आ गया, यस सर। हमें यने पूछा है, यन बी नहीं पूछा, लेकिन यन बी भी हम फाइंड कर लेंगे। अब सामने हमें कंडीशन दी है बट वही आर गिवन, लेकिन हमें दिया है, क्या दिया है, यन ए माइनस यन बी इक्वल टू 5। हाँ अरे ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और बी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना दिया है 5, तो 5 के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे यन बी, ये देखो बीट फ्रीक्वेंसी ए और बी के बीच की, तो सर यन बी इक्वल टू यन ए माइनस यन बी। सर आपने यन ए माइनस यन बी लिखा, आपने यन बी माइनस एन ए क्यों नहीं लिखा, बी पहले और यन ए बाद में, नहीं ना बेटा, ए बड़ा है ना रे बाबू रे, सी से ए बड़ा है 3% से और सी से बी छोटा है 2% से, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कौन बड़ा है सर, यन ए बड़ा है यन बी छोटा, ये देख भी सकते हैं ना, यन ए है 103 यन अपॉन 100, यन बी है 98 यन अपॉन 100, तो यन ए बड़ा है। तो ये दोनों जब ए और बी ट्यूनिंग फोर्क साथ में साउंडेड किए तो बीटा फ्रीक्वेंसी तैयार होती है और एन बी इक्वल टू एन ए माइनस एन बी, क्योंकि एन ए बड़ा है, यस सर। तो एन ए कितना है सर 103 यन अपॉन 100, एन बी कितना है सर 98 यन अपॉन 100, और एन बी बीट फ्रीक्वेंसी दिए रे बाबू, ये एन बी कितनी दिए रे बाबू 5, तो 100 डिनोमिनेटर एक ही ले लिया और ये 103 यन माइनस ये 98 यन इक्वल टू ये 5 वैसे ही, तो 103 यन में से 98 यन गए तो 5 यन बचे, ये 100 वैसे इक्वल टू 5, तो हमें यन चाहिए, यन चाहिए, तो मैं ये इधर लिख लेता हूँ। तो ये देखो, तो या तो सीधी सीधी बात है बेटा, 5 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या यन बाय 100 इक्वल टू 1, तो यन इक्वल टू 100 इंटू 1 यानी 100 हर्ट्ज। तो यन की फ्रीक्वेंसी मिली, यन फ्रीक्वेंसी मिली, मतलब ही ट्यूनिंग फोर्क सी की फ्रीक्वेंसी मिली।
तो या देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क सी इज 100 हर्ट्स। हाँ, ये पूछी नहीं है लेकिन हमने फाइंड की। अब यने फाइंड करना है, एक ही फ्रीक्वेंसी ये पूछा है तो ये इसीलिए तो हमने ये फाइंड किया। तो देयरफॉर यानी इक्वल टू यही वाला 103 n अपॉन 100। यस सर, तो 103 n की वैल्यू सर 100 है, अपॉन 100 100 100 कैंसल, तो 103 हर्ट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। और यही आंसर है रे बाबू, यही पूछा है आपको। बोलो बोलो, ऑप्शन बोलो। तो ऑप्शन है सी। यस, बी की पूछी नहीं लेकिन बता देता हूँ। ये फार्मूला है हमारे पास अभी, एन बी इक्वल टू 98 n अपॉन 100। तो 98 n की वैल्यू है 100 अपॉन 100 100 100 कैंसल, तो 98 हर्ट्स। ये n भी का आंसर मिला है, पूछा नहीं है। पूछा होता तो ये आंसर आता। उसी प्रकार से सी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं है, पूछा होता तो ये आता 100 हर्ट्ज। तो आप देखेंगे कि आपको ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछे, वो 103 हर्ट्ज आई, ऑप्शन सी मिल गया। लेकिन हमने सारे के सारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करके रखी, ए की भी, बी की भी और सी ट्यूनिंग फोर्क की भी। क्लियर रे बाबू, क्लियर रे बाबू? यस यस।